और वहीं रहती थी, लता जी वहीं रहती थी, आशा जी भी। हम जी वहाँ बैठ गए ड्राइंग रूम में, हैं जी। वर्षा जी आ गई, आशा जी बैठ गई वहाँ जाके। अब हम बाजे शुरू करने लगे, इतने को पर्दा हटता है और ट्रे लेके लता जी आ रही हैं। चाय लेके, बिस्कुट रखे हुए, लता लेके। मेरे तो हाथ में। फिर दैनिक साहब से वहाँ मुलाकात हुई, बेटी को मिलाया जी। ने कहा आइए अब स्टूडियो। बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आए स्टूडियो, यहाँ खाना खाया, यहाँ रहे। वो अगर आपको कन्फर्म कर देना कि हाँ मैं आपकी फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूँ, कन्फर्मेशन लेटर देना, वो लेटर को फाइनेंस पे बताते जाइए आप कि एस डी तैयार है म्यूजिक के लिए। वो बोले ले जाओ फाइनेंस पे, बना दो फिल्म। पहले शुक्र होगा कैसेट, तेरा नाम था देवदार पुकारते हैं कि जबकि एहसास का दम घुट रहा था राहों में, तेरी निगाहे कर्म से जी उठे जज्बात, तेरी आगोश में जन्नत का गुमा होता रहा, तेरी सांसों की महक से महक उठे दिन रात। क्या बात है। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है हमारा एपिसोड नंबर 11। एपिसोड नंबर 11 है बहुत खास क्योंकि हमें ज्वाइन किया है एस डी कश्यप सर ने। यस, द लेजेंडरी एस डी कश्यप सर। एस डी कश्यप सर जिन्होंने हिमाचली फोक म्यूजिक को एक अलग ही आयाम दिलाया। एस डी कश्यप सर जिन्होंने हिमाचली फोक म्यूजिक के ना जाने कितने ही हीरो को तराशा है। एस डी कश्यप सर ने हमें बताया कि ये उनका अब तक का पहला वीडियो इंटरव्यू है। इससे पहले उन्होंने कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं दिया है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी करी कि बहुत सारे लोगों का उनके इस सफ़र में हाथ रहा है, बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया है, साथ निभाया है। तो उन सभी का वो दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिनके वो नाम नहीं ले पाए हैं इस इंटरव्यू में। एस डी कश्यप सर ने हमें एक नाम स्पेशली मेंशन करने के लिए कहा था, जो है उनके प्रथम गुरुजी दिवंगत प्रोफेसर श्यामलाल ठाकुर जी का, जिनसे उन्होंने सबसे पहले शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। एस डी कश्यप सर ने कोविड टाइम्स में अपने गुरुजी एस डी बर्मन जी का एक गाना ओरे माझी गाया है, जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसका मुखड़ा मैं इस क्लिप के बाद डाल रहा हूँ। इसको सुनिए और पूरा गाना सुनने के लिए SOM फोक स्टूडियो में जरूर विजिट कीजिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन हैं उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे साजन हैं उस पार। आज मेरे साथ हैं एस डी कश्यप सर, गुरुजी हमारे। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। द हिमाचली पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस। जो हमारी धरोहर है उसको जो जिस तरीके से संवारा है, जिस तरीके से उसका संवर्धन किया है जी, उसके लिए पहली बात तो दिल से थैंक यू जी। सर मैं चाहता हूँ कि एक तो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है आपके बारे में जानने की। बताइए ना सर, शुरू से अपने बारे में प्लीज़ हम सबकी क्यूरियोसिटी को दूर कीजिए ना। आप एक तो इंटरव्यू देते नहीं हो जी, आपका मैंने सर्च किया तो कहीं इंटरव्यू मिला भी नहीं। एंड मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं आप दे रहे हैं। मेरी पहली इंटरव्यू है, पहली। अच्छा। हाँ, इससे पहले कभी नहीं दिया नहीं इंटरव्यू। ओह वाह। तो चलो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आप बच्चे आ रहे हैं जी। तो शुरुआत क्या करूँगा बताऊँ कि बचपन मेरा मंडी में भी था, मंडी में स्कूलिंग मेरी वहीं मंडी से ही, और वहीं से बचपन में शौक इसका लगा जी, संगीत का। और ये गॉड गिफ्टेड, हमारे घर में कोई गाने बजाने वाला कोई नहीं था वैसे। और मेरे को संगीत का सचिन देव बर्मन जी वो बहुत अट्रैक्ट करते थे। उनका संगीत मेरे नस नस में मतलब, और वो ही मेरी यानी कि सूत्रधार है मेरे जीवन में। आज जहाँ भी मैं हूँ उसमें उनको सबसे बड़ा सूत्रधार मानता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से जी, उन्हीं के करने से मैंने ये काम शुरू किया। और वहीं मंडी में मैंने एक बर्मन ऑर्केस्ट्रा क्लब बनाया जी, शुरुआत वहीं से भी। अच्छा। स्कूलिंग टाइम में जी बर्मन ऑर्केस्ट्रा क्लब, वो पहला हिमाचल का ऑर्केस्ट्रा था जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमने कोलैबोरेट किए, बच्चों को सिखाया और परफॉर्म करना शुरू किया। बस फिर ये यात्रा वहाँ से शुरू होती है जी, मंडी से जी। अच्छा।
मंडी में कहाँ पे अपना निवास? मंडी प्रॉपर शहर में मेरा घर था जी, घर पूरा मंडी शहर में घर था। फिर मैट्रिक तक फिर मन नहीं किया पढ़ने के लिए, पढ़ाई में कोई इच्छा नहीं थी, बस यही था कि संगीत ही संगीत करना है बस है जी। और घर वालों को काफ़ी विरोध होता रहा कि अच्छी लाइन नहीं है, क्या तुम कर रहे हो, करो। और पर नहीं, मन नहीं माना। फिर जब घर वाले ज़्यादा परेशान करें तो मैंने घर छोड़ दिया और बस कनेक्टरी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, उस टाइम मतलब ये है सन 68 की बात है, 68 में मतलब बस कनेक्टरी की। और वो भी इस ढंग से कि थोड़े पैसे कमाऊंगा, मैं बॉम्बे भाग जाऊंगा पैसे कमाने के लिए। क्या बात है। गरीबी का दौर था उन दिनों, उनको करेंसी कहाँ होती थी उन दिनों जी। और बस फिर जी मैं 72 में मैंने उसके बाद इनके ट्रांसपोर्ट छोड़ के बॉम्बे चला गया जी वहाँ। अच्छा। और 5-6 साल बड़ा भयंकर स्ट्रगल हुआ, उसको मैं याद करती मतलब याद नहीं करना चाहता, इतना बुरा वक्त देखा जी मैं बॉम्बे में। अच्छा। 5-6 साल जी कंटिन्यू जी, घर से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा चला गया वहाँ जाके रेलवे स्टेशन पे सोना, को कहाँ सोना। फिर छोटे छोटे स्कूल होते थे वहाँ, प्राइवेट स्कूलिंग होती थी वहाँ पे, थोड़ा सिखाता उसको होता था वहाँ, थोड़ी 50 रुपये मिली महीने की तनख्वाह जी, उससे जीवन यापन करना जी। उसके बाद जी एक परिवार थे जी, हाँ हमारी जुगंदर से जी, तो उनके लिंक में आया जी। वो लोग सुदर्शन नाग जी को जानते थे। सुदर्शन नाग जी जो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कैमरामैन हुए जी, बहुत फोटोग्राफर हुए। वो बेसिकली थे तो कांगड़ा से, पर शिमला में उनकी अभी प्रॉपर्टी जो नागसंज होटल है उसके मालिक थे जो। अच्छा। तो वो पूना शूट से ट्रेंड थी इसमें सिनेमाटोग्राफी में, तो उनके लिंक में मैं आया जी। हाँ जी, वो बड़े खुश हुए, बेचारे बिंगे पहाड़ी बाई करके उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया और काफ़ी उन्होंने, तो उनका बड़ा एहसान है। अब तो नहीं है, वो तो दिवंगत हो चुके हैं अपने, पर उनका बड़ा एहसान है ज़िंदगी में। उन्होंने फिर मेरे को डैनी साहब से मिलवाया जी। अच्छा। तो डैनी उन दिनों नए एक्टर हैं, नए नए सुपरस्टार बने थे डैनी, हुद फिल्म रिलीज हुई थी उन दिनों, तो स्टार थे। उनको गाने का बड़ा शौक था डैनी को। हाँ हाँ, उनकी एक नेपाली एल्बम बहुत हिट हुई थी नहीं, तो HMV एक ही कंपनी होती थी उन दोनों, HMV कंपनी जी। HMV हाँ, जो आजकल सारेगामा। आजकल सारेगामा, हाँ जी आजकल। तो HMV ने उनको एक और ऑफर दी थी कि एक और एल्बम बनाइए आप, तो उन्होंने बोला मैं हिंदी गाऊंगा। तो उसके लिए बोला ठीक है, और म्यूजिक डायरेक्टर सजेस्ट किया, उन्होंने खयाम साहब को सजेस्ट किए। उन्होंने बोला जी, खयाम साहब भी बिजी थे और डैनी भी बिजी था। उसने बोला म्यूजिक डायरेक्टर मेरे को ऐसा चाहिए जो मेरे को घर में आके सिखाया, मैं उनके पास जा नहीं पाऊँगा। तो उसी दौरान नाग साहब ने मेरे को वहाँ इंट्रोड्यूस करा दिए थे। वाह। तो एक सीटिंग हुई जिसमें 1-2 घंटा मैं गाया, तो वो बड़े खुश हुए कि मेरी जितनी कंपोजिशन पहाड़ी फ्लेवर होता था जी, फोक फ्लेवर है जी। तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को 2000 रुपया साइनिंग अमाउंट के, भैया पहाड़ी भाई, वो पहाड़ी थे। सन 75 की बात है, 75 में। सन 75 में 2000 रुपये साइनिंग अमाउंट। 2000 रुपये मेरे को दिया साइनिंग अमाउंट, तू मेरे लिए म्यूजिक बनाया करेगा। क्या बात। मेरे को गाने का शौक है बोला। तो ये रिमेंबर उसी टाइम उन्होंने टेलीफोन किया, वो HMV के चीफ हुआ करते मिस्टर दुबे, तो दुबे को फ़ोन किया जी, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया है और मेरे गाने भी मेरे को पसंद आ गए उनके, और उनकी मैं उनको लिखता भी था, गाने भी लिखता था। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर मैं आपके पास भेज रहा हूँ और वो सुनिए आप सारा जो भी उनके पास है, तो मैं ये गाने गाना चाहता हूँ। तो मैं फिर HMV गया, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा उनको भी, और वो गाने 3-4 गाने मैंने लिखे होते उसमें। और एक नज़म बहुत सी पसंद थी उनको, मेरी लिखी थी उन दिनों, कि जबकि एहसास का दम घुट रहा था राहों में, तेरी निगाहे कर्म से हिजी उठे जज्बात, तेरी आगोश में जन्नत का गुमा होता रहा, तेरी सांसों की महक से महक उठे दिन रात। क्या बात है सर। ये नज़म, वो ये इससे बड़े मुतासिर हुए उससे। डैनी साहब बोला, यार कमाल है, तो हिंदू होती इतना अच्छा उर्दू लिखता है जी। तो उसमें 2-3 गज़लें भी थी मेरी, और कुछ और प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी उसमें जुड़ गया कुछ। वो एल्बम काफ़ी पॉपुलर हुई। वो मेरी पहली असाइनमेंट थी फिल्म इंडस्ट्री में जी, डैनी साहब को गाना। उसके बाद एल्बम का नाम क्या था सर उसका? किसका? उस एल्बम का नाम था उसका जी, डैनी सिंग्स गज़ल गीत नज़म। हाँ, मैं सुनूंगा सर। हाँ, वो है, यहाँ मेरे को पढ़ाओ, LP पढ़ाओ यहाँ। हाँ, वो दिखा दूंगा, देखना अपने। मैं देखना चाहूँगा सर। डालना उन फोटोग्राफ को इसमें। बिल्कुल सर, मैं देखना चाहूँगा। और उसमें तबस्सुम ने जो कमेंट्री बोली थी, तबस्सुम जी ने बोली थी, और दूसरे जो राइटर थे वो सुदर्शन फाकिर, वो थे राइटर, और मैं था जी इसमें। तो वो काफ़ी पॉपुलर एल्बम हुई थी। अच्छा, उस एल्बम से फिर थोड़ी बहुत रॉयल्टी आना शुरू हुई थी। और उसमें एल्बम ना, तो हर तीसरे महीने चौथे महीने कुछ रॉयल्टी आती जाती थी। उसके बाद डैनी साहब ने मेरे को प्रमोट करना शुरू किया जी। फिर उनसे एक मेरे मतलब उनको अपने मेरे को भाई की तरह मानते थे जो। हाँ जी, और आउट ऑफ द वे उन्हें प्रमोट करना मेरे को, कहीं भी उनकी फिल्म में तो मेरे को जरूर मिलाना। तो उनके ही सानिध्य में मैं इंडस्ट्री का, शायद राज कपूर जी को मैंने सुनाया, बल्कि सभी लोगों को मैंने गाने सुनाए जी। अच्छा। हाँ, सिटिंग, मतलब उनको सिटिंग होती थी, मतलब जैसे आपने अप्रोच कर दिया कि जी तो सुनिए, तो वो डेट देंगे कि आइए, तो मैं पूरी म्यूजिशियन लेके वहाँ जाऊँगा,
तो फिर 2-4 घंटे में अपनी कंपोजिशन सुनाऊंगा, आपको कन्विंस करूंगा। तो उस टाइम में 28 फिल्में साइन कर चुका था जी। क्या बात है। अब क्या था कि वो साइन करने को साइनिंग अमाउंट देते थे, आपको एक लेटर देते थे कि हाँ जी हम आपको असाइन कर रखे हैं और आपको कब वो चांस देंगे कोई पकड़ नहीं। तो फिर स्ट्रगल चली, फिल्में कर दी हैं, साइन कर दी हैं, प्रेस में आ जाती थी बात, जो स्क्रीन एक अखबार होती थी उसमें न्यूज़ लग जाती थी कि हाँ जी ये नए प्रोडक्शन में उन्होंने नया म्यूजिक साइन किया है। क्या बात है। तो ये चलता था, काम कोई न दीजिए। साइनिंग अमाउंट आ जाता था। साइनिंग अमाउंट आ जाना, उससे वो भी वो पार्टी हो जानी, जो मेरे म्यूजिशियन होते थे ना बेचारे, वो उनको पे तो मैं करता था, तो जिसमें साइनिंग अमाउंट आना उसमें पार्टी करनी, भाई बुरी जात पार्टी करनी, तो पार्टी चलती। फिर ऐसे करते करते फिर डैनी के दोस्त थे बेचारे, बंगाल से थे वो, पिकॉक फिल्म्स, आशीष रॉय नाम था उनका। तो डैनी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने पहली फिल्म बनाई तो उनके पेट म्यूजिक डायरेक्टर थे सपन जगमोहन। तो डैनी ने उनको बुलाया, क्या तू उनको लेकर आया, तो इसको सुन जा, उसको लड़के को बोला। हाँ जी, तो सुनाया मेरे को, उनको बड़ा पसंद आया। बोले ठीक है तो है, तू करना। तो दे इसको चांस। बोले मैं जल्दी एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ, बोला, पर वो मार्शल आर्ट पे फिल्म बोला। तो बोले कोई बात नहीं, मार्शल आर्ट में है, पर कम से कम शुरू तो हो जाए इसकी। वो तो बेचारा फिल्म में साइन करके बैठ रहा है, काम कोई नहीं दे रहा। तो फिर कोबरा फिल्म मेरी सबसे पहली फिल्म शुरू हुई, कोबरा। उसके हीरो थे? उसके हीरो थे अरजित घोष, ये इसके जो बॉम्बे टाइम के मॉडल थे वो थे, और निकी घटके वो हीरोइन थी, और काफ़ी थे इसमें, अजीत थे, क्या नाम जगजीत जी, ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट थे। वो बहुत हिट रही फिल्म थी। वो पहली मार्शल आर्ट फिल्म थी जो इस पर ब्रूस ली की फिल्म ना, जो एंटर द ड्रैगन, उस पर बेस्ड थी सारी फिल्म। उसमें 4 के गाने थे, मेरे 4 गाने थे उसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक था। तो असिस्टेंट मेरे साथ उत्तम जी ने मेरे को असिस्ट किया उस फिल्म में। उत्तम सिंह नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सर, सुना है बिल्कुल। गदर फिल्म के गाने हैं उनके, उत्तम सिंह जी के। वो हाँ, वो हमारे बड़े भाई की तरह थे। तो वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सारा मतलब अरेंजमेंट वगैरह था, नहीं चाहते उस फिल्म में जाके। ऐसे शुरुआत हुई। फिर वो कोबरा रिलीज हुई। उसी दौरान ये मेरी एक वहाँ मित्र थी जी, सविता साथी, बहुत सा गाती थी, पंजाबी सिंगर थी, पंजाबी फोक सिंगर। ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, गुड़ नालों इश्क मीठा, उन दिनों। ये पंजाबी फोक है, गुड़ नालों? पंजाबी फोक, हाँ जी, हाँ जी। तो पंजाबी फिल्म मैक्सिमम वो गाती थी गाने उन दिनों। तो उनके हस्बैंड मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वो मिलने लगे। वो घर में कभी महफिलें होनी थी, उनको पहाड़ी गाने बड़े अच्छे लगने उन्होंने। तो जी पहाड़ी गाने सुनाओ आप कुछ। फिर उनके हस्बैंड को बोला, यार एक एल्बम बनाओ, बोला पहाड़ी गाने की। और तो सुरेश वाडे के मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। सुरेश वाडे को मैंने गवाया था जी उसमें, अनोखा मोड में, है जी। और अनुराधा को भी गवाया था जी। तो मैं सुरेश से बात की, मैं कहता सुरेश से पहाड़ी गाने, बोलो मैं गाऊंगा भाई जी, बोला कमाल है, मैं गाऊंगा। मैं कहा सविता गा रही है और तू गा रहे, दोनों ठीक है। और उसी दौरान सारी काम चला हुआ था अभी। तो उनकी वो प्रेम रोग हिट होगी उन दिनों जी। और सुरेश जी बिजी हो गए जी, हमारा फॉरेन के टूर हैं, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ मैं फ़ोन करूँ उनको, यार भैया डेट दो मेरे को। बोला यार अभी तो मैं बिजी हूँ भाई, बिजी। ऐसे कुछ 6 मिनट लग गए। तो सभी तक मेरी आवाज़ अच्छी लगी। उसने बोला छोटो बोलो सुरेश को, आप गाओ, बोला उसको, बोला हाँ आप गाओ, बोला हम दोनों गाएंगे, बोला। फिर वो दोनों ने मैं गाना गाया। तो वो फिल्म, वो पहली एल्बम बनी, फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डिस्को नाइटिंग। और वो पहली हिमाचली कैसेट्स थी। वो पहले कैसेट नहीं होती थी यहाँ, आपको पता होना चाहिए। पहले ये लॉन्ग प्ले होते थे, वो जिनको डिस्क बोलते हैं, नहीं है वाइनल्स? हाँ, वो डिस्क टाइप होते थे, वाइनल्स, बड़े वाली जो वाइनल्स आते थे। हाँ, वो थे। फिर ये पहली कैसेट आई जी हिमाचल में जी, और काफ़ी पॉपुलर हुई कैसेट जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर यहाँ के कलाकारों में अब एक ही माध्यम था हिमाचल में, वो था रेडियो जी। तो अब गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन होती है काम करने का, अपना स्टाइल होता है, प्राइवेट सेक्टर का अपना स्टाइल होता है काम करने का, है जी। यहाँ तो कॉम्पिटिटिव हिसाब है जी। तो लोग उकता गए थे कि यार रेडियो से बाहर कुछ करें, अच्छा करें। तो मेरे को इन लोगों ने इंस्टिगेट किया कि आप कीजिए, बोला हम पूरा साथ देंगे आपका। बस फिर कुछ लोनिंग वगैरह करके जी, गवर्नमेंट सेक्टर में लोन भी मिल गया, थोड़ा बहुत लोन देके फिर सकरवा में पहला स्टूडियो मैंने शुरू किया जी। उसका नाम था साउंड एंड साउंड के नाम से। और वहाँ से सारे सितारे शुरू होते हैं जी। वहाँ से साउंड एंड साउंड से शुरुआत होती है। किशन वर्मा जी वहाँ आए थे साउंड में। आप मोहन सिंह चौहान एक बहुत बड़े सिंगर हुए जी। अच्छा, शिमला के जी, हाँ, रूल के वो जी। शारदा शर्मा जी, और धीरज शर्मा कांगड़ासी जी, और अपने वो क्या नाम उनका, संजीव दीक्षित जी कांगड़ा से, कुल्लू से राठी, ये सब वहाँ से शुरू हुए। और वहाँ लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। अपने कुलदीप जी भी आते थे उस टाइम? कुलदीप तब नहीं आए थे। अच्छा, कुलदीप जब यहाँ शुरू हुआ काम में, हाँ, पनासा में, तब आए थे। आपने करी हैं फिल्म्स टोटल बॉलीवुड की 2? हाँ, 2 तो रिलीज हो गई ना जी।
एक दो फिल्में और थी, वो रिलीज नहीं हुई, गाने रिकॉर्ड हैं उनके, और वो ऐसे ही वही हो गई, शेल्फ हो गई से। सीरियल किया मैंने, जैसे डैनी का जी अजनबी सीरियल, अच्छा, डैनी का ही उसूल सीरियल था ये, वो भी किया मैंने, ये भी किया जी मैंने। फिर वो एक्चुअली उस एल्बम को करके मैं कट गया जी, सारा बम्बई से कटता रहा जी। यहाँ स्टूडियो शुरू किया तो स्टूडियो रन करने के लिए फिर आदमी की जरूरत थी, तो आदमी ट्रेंड किए खुद यहाँ, पहले म्यूजिशियन बनाया, मैक्सिमम हिमाचल म्यूजिशियन वहीं सीखे सारे। जो सूरजमणि ये देखिए सैनाई का वादक, तो वहीं शुरू हुआ वो। अच्छा, हाँ जी, संतूर में देवदत्त थे, उनको संतूर शुरू किया, ऐसे मतलब सारे कलाकार भी वहाँ पैदा किए जा रहे हैं। बस सकरवा में कुछ 70-80 एल्बम हमने बनाई जी वहाँ, और उन लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, कोई ये ट्रैक डिजिटल नहीं था कुछ भी। और 2-2 दिन एक गाने की रिहर्सल में, 3 दिन में गाना बना जी। क्या बात है। 3 दिन यानी कि गाने को तैयार करने में लगा कि, और इकट्ठे लाइव रिकॉर्डिंग होनी, कोरस वाले भी बैठे हुए हैं, बजाने वाले भी बैठे हुए हैं, गाने वाले भी, रिदम वाले, तो बड़ा मेहनती काम था वो मतलब दौर। और उस दौर में ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी अच्छे बच्चे पैदा हुए वहाँ जी, 60 मतलब आर्टिस्ट काफ़ी आपने। हाँ जी। फिर वो उसकी थोड़ी अप्रोच थोड़ी और जैसी थी सकरवा की जी, जाने के लिए लोगों तो सब ने बोला कि गुरु जी ऐसी जगह लो आप जो इजीली अप्रोचेबल हो। फिर उसके बाद फिर यहाँ ये जगह लीजिए। तो बात करते हैं पहले बॉलीवुड वाले दौर की। जी जी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने आशा भोसले जी से लेके वाडेकर जी का तो आपने बताया, जी, हाँ जी, हाँ। और भी काफ़ी बड़े बड़े सिंगर से आपने गवाया। जी जी जी। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ गवाने का? बहुत अच्छा जी, बहुत। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप गए थे जी, बड़ा मौका था जी। तो ये जो इतने बड़े कलाकार थे, वेल एस्टेब्लिश कलाकार होंगे उस टाइम पे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खुद कभी नर्वसनेस भी हुई कि यार इतना बड़ा कोई कलाकार आ रहा है मेरे पास, लेट्स से आशा जी आ रही हैं अज्यूमिंग, तो कभी खुद भी नर्वस हुए? बहुत होता था जी, बड़ी बारी बहुत होता जी। पर मेरा ऐसा रहा कि ये दो जो करेक्टर मेरी जिंदगी में रहे, सुदर्शन नाग जी कैमरामैन, और ये डैनी साहब, तो इनके साथ में, अब डैनी वो कभी भी उसको ऐसा मेरे साथ प्रेम था कि कोई भी पार्टी हुई तो मेरे को जो साथ ले जाना उसने। बीइंग ए स्ट्रगलर, तो बिल्कुल कपड़े कोपड़े बनने पहनने के लिए उसने मेरे पास ना, मेरे बढ़िया ले, तो स्पेशल बार फॉरन से आएगा तो कुछ मेरे को गिफ्ट ले आएगा, ये डाल तो ये डाल, तो बड़े भाई की तरह। और वो उन करके मेरे को थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स से मैं बाहर आया थोड़ा, क्योंकि पार्टियों में जाना तो सब बैठे हुए हैं, उसने सबसे मिलाना मेरे को, इससे मिलिए सबसे मिलना होगा, तो थोड़ा सा मेरा एक कॉन्फिडेंस बनता गया। अच्छा, तो आप बेसिकली उन लोगों के साथ फैमिलियर हो चुके थे ऑलरेडी। हाँ, इसलिए नर्वसनेस वाला कोई इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ मेरे को फील नहीं। सबसे टफ रिकॉर्डिंग किन आर्टिस्ट के साथ थी आपकी, इन बड़े कलाकारों में इसके साथ? कोई याद है आपको ऐसा कोई किस्सा? एक किस्सा बड़ा अच्छा है, याद है जी। एक फिल्म थी, क्या नाम उसका बोलना मैं, जल्लाद नाम था उस फिल्म का, जल्लाद। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, बनी जो फिल्म, मतलब वो मर गया, प्रोड्यूसर मर गया, मैं कैसे करूँगा, 2-3 गाने रिकॉर्ड हुआ उसकी। तो उसमें एक डैनी का गाना था, उसमें डैनी भी गाना था, और वो डैनी ऑलरेडी फिल्मों में गा रहे थे, और आशा भोसले उन्होंने बोला जी आशा जी को गाना है। तो प्रोड्यूसर मतलब नए डायरेक्टर को इस बेस पर भी चांस देते थे कि क्योंकि बड़े सिंगर जो है उनको कोऑपरेट करते थे। जैसे मैं आशा जी के पास चलूँगा, आशा जी अपने गाना गाना, कुछ पैसे बोले, पैसे की बात, ये लोग इतना एकोमोडेट करते थे नए लोगों को। उनको पता है कि अगर मैं इनको आज हमको कोऑपरेट किया तो कल दिन अगर ये चल पड़े तो फिर एक अच्छा ब्रेकर बन जाएगा। तो हमेशा नए आदमी को बॉम्बे में मैंने देखा जी, हम एनकरेज करेंगे जी, ये बड़ा दिखावा नहीं बन सके, ये कल्चर है वहाँ का जी। तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने बोला कि आशा जी को लाना बेटा ने, मतलब ठीक है जी, आज मैं आशा जी के पास चला गया, गाना भी सुनाया, गाना तुमने देखें, हाँ तो वो ऑलरेडी गा भी चुकी थी पहले, मैं सर हाँ मैं बिल्कुल गाऊँ किस गाने को, हाँ जी, फिर डेट कर लो, डेट वेट फिक्स। तो डेट फिक्स हुई, तो मैंने फिर सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैं किसी ऐसा डेट फिक्स हो गया। बोला यार आप अभी नहीं गा पाएंगे आशा जी, उनकी नाक का ऑपरेशन है, बोला कुछ हड्डी बढ़ गई थी उनकी नाक की, और वो ऑपरेशन मैं खुद भी किया उनसे। मैं कहा, बोले तो ऐसा है भैया, भाई अब रुक जाओ भी तुम, अब प्रोड्यूसर ने लॉन्च करना था, नहीं जी मैं तो करना है, ऐसा करना है। फिर बड़ी परेशानी हुई, क्या करें, उसने बोले किसी और को ले सिंगर ले लो, आशा जी ने बोला ले किसी और के ले लें, उसने अनुराधा से गवा दे, उससे गवा दे। मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया। तो मेरे जितने म्यूजिशियन थे वो सारे वहाँ असिस्टेंट थे, महाराष्ट्र में बजाने वाले साथ में जो असिस्टेंट होते हैं ना जी, तो उनसे सब बोला, मैं कह रहा ऐसे चक्कर है, अब अगर किसी और को गवा दिया तो आशा जी के दिमाग में सारी उम्र रहेगा, देखो मैं बीमार हुई और उस आदमी ने किसी और को गवा दिया। हालांकि आशा जी खुद बोला गवाओ तुम किसी को, क्या नहीं। तो एक ने बोला जी इनकी लड़की भी गाती है, वर्षा भोसले, वर्षा मर गई, सुसाइड कमिट कर दिया उसने, वर्षा जी, वो भी गाती है, अच्छा गाती है। मतलब तुमने सुना? बोले हाँ सुना हमने, बहुत अच्छा गाती है, स्टेज पर सुना मैंने। मैं तो डन, उसको करो। हमने लिया, फ़ोन कर दिया, और आशा जी को बोला कि ऐसे वर्षा जी गाएँ। वो बड़ी खुश हुई, ऐसी उसकी बेटी पहला गाना गा रही है।
तो वो देख लो, मैंने बोला सुना है उसको, नहीं वाली मेरे को सुना है, मेरे कहा स्टेज पे ऐसा मैंने बोला, तो वो गाएंगे, वर्षा जी गाएंगे और डैनी गाएगा मैं किस गाने को। तो आ जाओ, घर आ जाओ रिहर्सल के लिए बोला। और जो हम पूरी टीम जी ढोलक बाजा लेके अपने पहुँच गया वहाँ जी, प्रभु कुंज बिल्डिंग थी वहाँ पेडर रोड पे, और वहीं रहती थी लता जी, वहीं रहती थी, आशा जी भी। हम जी वहाँ बैठ गए ड्राइंग रूम में, हैं जी, वर्षा जी आ गई, आशा जी बैठ गई वहाँ जाके। अब हम बाजे शुरू करने लगे, इतनी को पर्दा हटता है और ट्रे लेके लता जी आ रही हैं चाय लेके, बिस्कुट रखे हुए लता लेके। मेरे तो हाथ माँ, मतलब देखा तो था लता जी पहले, पर वो क्या गाऊंगा, क्या रसल करूँगा मैं, क्या हिम्मत होती है आदमी के। और लता जी आया, मैं उठ के उनको चढ़ूँगा, नहीं ऐसा नहीं करो, आप देखो आप गुरु लोग होते हैं, आप बहुत ग्रेट लोग ना जी, म्यूजिक गुरु लोग होते हैं, पैसे नहीं मैं पहुँच हुए। क्या गाना गाना जी, बड़ा मुझे साक्षात सरस्वती बैठ गई, अब कुछ करना है जी, अब गाना कुछ ऐसा नहीं था खास गाना, वो पार्टी टाइप सॉन्ग था जी। और फिर जैसे फिर समझ गया लता जी चाय वाय देखे वहाँ से चली गई, जैसे गाया नहीं जाएगा। उसके बाद यही बड़ा अजीब सौंप रहा है जेल में। अरे लता जी चाय लेके आ रही हैं और क्या चाहिए। और हमारा क्या, राज कपूर साहब से भी उनसे मैं मिला हूँ उनसे, पर उनको गाना नहीं सुनाया। बी आर चोपड़ा जी को सुनाया, यश चोपड़ा जी को गाना सुनाया, रविकांत मेघाई साउथ के थे बहुत बड़े डायरेक्टर, उनको सुनाया, एक नरेंद्र बेदी जी, उनको बी आर सारा, मतलब तकरीबन मैक्सिमम लोगों को मैंने गाना सुनाया जी। मतलब तो डैनी साहब ने ऐसी एंट्री कराई कि आपको मतलब बेसिकली बॉलीवुड का एक्सेस आपको इजीली हो गया था। बिल्कुल हाँ, डैनी साहब, मतलब डैनी साहब ने बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है। मैंने सुना है डैनी साहब यहाँ भी आते हैं। हाँ जी हाँ, मतलब ये पीछे एक शूटिंग थी, क्या नाम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अच्छा। तो वो बेटी शिवांगी ना, इसको बड़ा भाई शौक, और पापा मैं जाना आ रहा मेरे बेटा, वहाँ शूटिंग है, डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा नहीं पापा प्लीज चलो आ रहे, चलो दोनों चले गए। वहाँ वो बड़ा भारी सेट था लगाया उन्होंने, सेट का मतलब काफ़ी पब्लिक को शूट कर रहे थे जाके। वो अमरनाथ की यात्रा बता रहे थे ना, साधु संत चले, वहाँ डैनी बैठे हुए थे वहाँ बीच में जाके, तो घुसने तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे जी। फिर डैनी साहब से वहाँ मुलाकात हुई, बेटी को मिलाया जी, ने कहा आइए अब स्टूडियो, बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आए स्टूडियो, यहाँ आए, खाना खुना खाया, यहाँ रहे, खुश रहे। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया, कुछ याद है कि जब भी आपने कोई कॉम्पोजिशन सुनाई हो किसी को, आपको कोई ऐसा कोई वो याद रहा हो? अनुराधा जी। अच्छा। वो कौन सी फिल्म से उसको गाना किया ना, तो उसमें 500 रुपया अनुराधा ने भी गाया, और शुरुआत में तुम और सुरेश वाडकर ने भी। तो गाना जब मैं सुनाया उनको गाना, वो मैंने दिखा भी खुद था गाना जी, बहुत खुश हुई अनुराधा जी। उनके जो हस्बैंड थे ना, उनको मैं जानता था, उनको मैं मिलता रहता था अक्सर। वो बहुत से पियानो कोऑर्डिनेशन थे, और लता जी के असिस्ट भी करते लता जी को, जैसे स्टेज शोज के लिए नहीं, वही जाते थे। अरुण पोडवाल, वो मर गया था बेचारे जल्दी, छोटी उम्र में। तो उनसे वो बोला भाई मेरी मिसेज सुनी आपने कभी, आ रहा सुना उनको, बोला जी। तो मैं कहा मैं सुनना क्या, मैं गाना गवाऊँगा उनको। मैं कहा नाम तो सुना था मैंने को जाके, तो मैं गाना जी लेके उनको सुनाया गाना जाके, वो बहुत खुश हुई, बड़ा ऐसे गाने रहो बोला भैया आप ऐसे गाने, वो फोक्स ऐसे था कुछ किया हो जी। तो प्रोड्यूसर ने 500 रुपये दे दी मेरे को। मैं बड़ा मैं बोले आप क्यों दे दे, बोला हमने को, बोला मैं कहा जी कमाल कर रहे हैं आप, सुरेश वाडकर को भी उसको भी 500 रुपये। बोले यार ऐसा ये अब ये वो कौन से स्टार हैं, बोला तुम दे, बोला इनको। अब मैं दूसरा बता, मैंने लिफाफे लेके जाके, मैं लिफाफे में देते ना पहले, आज लिफाफे में डाल के, हाँ जी, मैं सुरेश को बोला, मैं सुरेश भाई 500, और चलो यार ठीक है, बोला ऐसे उसने टाल के किया। और अनुराधा को जिया, मैं कहा दीदी ऐसा, बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, वापस करें, रखो अपने पास, ऐसे गाने गाओ, बोला मैं आपसे कोई पैसा नहीं दूंगी। वाह, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा गाना मतलब सुनते ऐसे अच्छे गाने दो, कहता है बहुत है, कहता है। मन नहीं किया कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मुंबई में रहते हैं और थोड़ा कुछ कोई इंसिडेंट है कुदरती, मतलब जब यहाँ मैंने स्टूडियो बना दी, वो जो एल्बम हिट हुई नहीं, 84 की बात है, 82 नहीं 82 की, हाँ 82 की ना। तो अब वो स्टूडियो बना बैठा जी, वो ही एक ड्रॉबैक रहा मेरा वो स्टूडियो। पर चलो मैं सोचता हूँ उस वजह से आज इतना कुछ हिमाचल में एक दुनिया बसी फोक की, जैसे फोक को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा जी। पर बॉम्बे मेरे से छूटा वो उस ढंग से कि अब बॉम्बे ऐसा नहीं कि मन से दूर, तन से दूर तो मन से दूर ही। अगर आप सामने हैं तो काम मिलता रहेगा, अगर दूर हैं तो कोई नहीं बुलाता जी। राइट।
राइट। तो अब यहाँ मैंने वो पूरी क्लासेस शुरू कर दी इनके म्यूजिशियन को सिखाना, एक ना नोटेशन कैसे लिखी जाती है, क्या की जाता। तो इसे पढ़ते थे बच्चे नोटेशन, इनको लिख के देना मैंने म्यूजिक बना के। तो उसमें बम भी छूटता गया जी। सर मेरी क्यूरोसिटी है कि हाँ जी। आप नोटेशन, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन आज भी नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहाँ सीखा सर? मैं पहले यहाँ मंडी से यहाँ भी और बॉम्बे में भी, बॉम्बे में भी करता रहता था नोटेशन। हिंदी नोटेशन में, इंग्लिश करता था मैं, हिंदी में करता था। जो हिंदी नोटेशन है ना, एक तो होती है ना इंग्लिश हमारी स्टाफ वेस्टर्न वाली स्टाफ नोटेशन। तो वो असिस्टेंट वगैरह ही करते हैं जी, जैसे अरेंजर जिनको बोलते हैं नहीं, तो उनके पास स्पेशल आदमी होता है, क्योंकि पूरे ग्रुप को नोटेशन, जैसे 60 म्यूजिशियन आपके। तो मैंने जो एक इसका आशा भोसले का गाना है, वो कोबरा का गाना, जो ना कहा आज हम वो कहेंगे, तुम भी जी ना सकेंगे, वो साथी, वो गाना बहुत हिट गाना रहा है। तो उसमें 120 म्यूजिशियन थे, 120 और लाइव रिकॉर्डिंग जो भी, उसमें 60 के करीब वायलिन थी। कौन से स्टूडियो में होता था सर ये हुआ था बॉम्बे लाइव स्टूडियो है वहाँ, बॉम्बे लाइव। 120 म्यूजिशियंस को एक स्टूडियो के अंदर समाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी हॉल थी ये। तो मैं 120 कुछ नहीं, अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी 250 म्यूजिशियन, क्या बात है, 200 म्यूजिशियन, ये मैंने अपनी आंखों देखी इनकी रिकॉर्डिंग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की? हाँ, इनकी आरडी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मतलब जब नया नहीं तो लंबा तो नहीं रखेंगे आप सर, आप जितना खुल के। एक बड़ा, जैसे मैं बॉम्बे गया तो नया, तो वहाँ स्टूडियो जाना बड़ा स्ट्रिक्ट था वहाँ, स्टूडियो एंट्री नहीं। कौन सा स्टूडियो सर? कोई किसी स्टूडियो में आपको जाना नहीं, रिकॉर्डिंग देखने, रिकॉर्डिंग नहीं जाने देते थे वहाँ, बड़ी सिक्योरिटी भी टाइट होती थी, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना। अभी बाहर से कोई डिस्टर्बेंस होगी तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब तो ऐसा तो कुछ नहीं, अब तो ट्रैक सिस्टम है, करते रहते हैं। हाँ जी। तो उन दिनों बड़े प्रेस वालों को गिने चुने प्रेस वाले आते थे अंदर में, क्योंकि प्रेस गैलरी वहाँ बैठी और जाके डिस्टर्ब, क्योंकि इतनी म्यूजिशियन को हैंडल करना, ये करना वो करना नहीं, तो बड़ा टफ काम होता था ये। तो अंदर जाने देते, मैंने बाहर बैठा ना स्टूडियो, जाना दर ऐसा समझ जैसे भाई मंदिर है, बस छूना, बस वहाँ दरवाजे टच करना, वापस आना शाम को। वहाँ लोग देखने भी, ये जा रहा है वो जा रहा है। एक दिन जो हरिप्रसाद चौरसिया को मैंने देखा था फोटोग्राफ, फ्लूटिस्ट, हाँ, वो जा रहे थे स्टूडियो। अब पान डाला मुँह में उसने, और ड्राइवर ने डब्बा उठाया उनके साथ में। मैं जरा जाओ उनके पास गया, मैं उनको दंडवत बोल रहा हूँ, लंबाई पड़ गई वहाँ तक। वो बड़े पसीजे, अरे क्या करे उठो उठो उठ गया, क्या बात है, कौन हो, कहाँ से हो? मैं कहीं मैं हिमाचल से हूँ जी। मैं कहा कैसे आना यहाँ? मैं कहीं ऐसे घूमने आया हूँ जी, रिकॉर्डिंग का शौक था ये देखने का, कुछ देखना। चलो यार चलो जो, वो साथ ले गया मेरे को अंदर। क्या बात, पहली मैं जीवन में स्टूडियो पहले दफा हरिप्रसाद चौरसिया ने मेरे को दिखाया जी अंदर। तो उस टाइम आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे? नहीं, तब नहीं बन थे, अभी जब स्ट्रगल टाइम की बात हो रहा हूँ मैं। फिर अंदर जाके वहाँ जो प्रेस गैलरी थी वहाँ बैठा दिया उसने जाके। फिर वो चाय वाले घूमते रहते हैं वहाँ, बोले वो उसको भी देना चाय भी, वो पार बैठा है लड़का। और मेरा मतलब मैं ऐसा जैसे हेवन में पहुँच गई थी। क्या बात है, क्या कंडक्टिंग हो रही है, सारा सिस्टम, बीच में एक कंडक्टर खड़ा था, इशारे करता था, और चारों तरफ म्यूजिशियंस, और टेक्निकली इतनी परफेक्शन जी। बूम टाइप माइक होते थे, बूम डम्बल में माइक नहीं, जैसे 60 वायलिन के बीच में एक माइक घुसा हुआ ऐसे जी। तो वो डायनेमिक माइक होता है? डायनेमिक, हाँ जी डायनेमिक। और फिर वो रिकॉर्डिस्ट से एक्सपर्ट जी, सारा ऐसा बैलेंस करके रखना उन्होंने, सारा पूरा ऑर्केस्ट्रा। हाँ जी, मतलब वो मेरा सपना देख रहा था मैं, जैसे मेरे धरती सपना देखा उसने। और मैं जाते जाते फिर उनके पाँव छू गया, बोला कभी तेरे को जरूरत पड़े कितने दिन होते हैं? मैं कहीं हूँ भी नहीं। और मैंने बोला कि मैं मैं कहीं हूँ कुछ दिन हुआ मैंने कहीं। तो जब भी पता करना भी मैं कहीं रिकॉर्डिंग में हूँ, तो 2-3 लैब बताया कि बॉम्बे लैब था, एक फेमस तारदेव था, लेकिन महबूब स्टूडियो, यहाँ मैं मैक्सिमम जाता हूँ। बोला मैं बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग होती है, तो आ जाएगा ना, पूछ के मेरे बोला आ जाएगा ना, तो बोला मैं बोला धन्यवाद। फिर उन करके मैंने 3-4 रिकॉर्डिंग देखी थी। क्या बात है। हाँ जी। उसके बाद कट टू जब मेरे को पहली फिल्म मिली और पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, ये आशा भोसले और अनवर का, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास एक पोस्ट होती है मैसेंजर होता है, वो जितने भी आपके म्यूजिशियन उनको अरेंज करता है। वो जैसे लिस्ट बनती है, 80 म्यूजिशियन चाहिए, तो कितनी ग्रेड के वायलिनिस्ट किस ग्रेड की चाहिए, ढोलक वाले किस ग्रेड की चाहिए, फिर वो अरेंज करेगा उनको। ऐसे एसोसिएशन है वहाँ बनी हुई, CMA बोलते हैं उसको। ग्रेडिंग सिस्टम रहता है आर्टिस्ट का? ग्रेडिंग बिल्कुल आर्टिस्ट, हाँ, उनकी ग्रेड अपग्रेड, डी ग्रेड भी होते रहते हैं। अगर काम नहीं ठीक है तो डी ग्रेड भी कर देते हैं। बड़ा सिस्टम है जी वहाँ, मतलब। तो क्या ये अभी भी होता है? हाँ, अब भी है जी, मेरे टाइम में था, उस टाइम से था जी। देखिए इनकी CMA, सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन, एक चीज़ CMDA, सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन। तो CMA में काफ़ी म्यूजिशियन थे उस टाइम, उन्होंने 8-10 हज़ार म्यूजिशियन हुई उस टाइम CMA में। तो फिर वो जो मैसेंजर है नहीं, मैसेंजर बोलते थे, उसने अरेंज करना उनको,
कोई म्यूजिशियन नहीं मिलता तो वो दूसरा पकड़ के ले आएगा जाकर, उसका वही काम होता था। उसको वो म्यूजिशियन पेमेंट करते थे, जैसे 2-5 रुपये देते थे, प्रोड्यूसर की तरफ से उसको 5 के शॉट में, उसको 1000-2000 उसको बढ़ जाता था को। तो वो एक महाराष्ट्र लड़का था मेरे पास, वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या नाम था? दत्तू नाम था उसका, दत्ता था। तो लगी वो लिस्ट में, मैं बोला था एक काम करना भाई, मेरी पहली रिकॉर्डिंग है, इसमें रिकॉर्डिंग में मेरे को हरिप्रसाद चौरसिया चाहिए मेरे को। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया जी। वो बोले गुरु जी कहाँ होना हरिप्रसाद चौरसिया? बोले वो तो वैसे वो तो IRD बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मण प्यारेलाल, मदन मोहन जी, ये सारे उस टाइम वो कहाँ हम नहीं, मगर तू कैसे कर, तू मेरे को ले चलता है उनके पास। बोले अच्छा मैं पहले करूँ, मैं उनको बोलिए मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा, कुछ करूँगा ऐसे बोल के मैं। उसमें फिर ये शिव कुमार जी संतूर पे थे। अच्छा। तो दोनों म्यूजिशियन बड़े मुश्किल, दोनों वो स्पेशल ग्रेड होते हैं इनको, एक C ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड और फिर स्पेशल ग्रेड, वो सुपर स्पेशल ग्रेड है, सुपर टॉप के म्यूजिशियन थे, मतलब उनको सब ज़्यादा पेमेंट होती थी इनको। मतलब तो वो ले रहे गुरु बोले क्या मैं तो जैसे ही करार भाई मेरी जीवन में खाओ है मेरे काम का, इन दोनों की वजह से मैं क्यों स्टूडियो के दर्शन किए। हाँ जी, उसने पता नहीं ऐसी हृदय बता रहे घटना बताई कि जी ये सब बंदा बोला भाई मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा, ये करूँगा। बोले यार उसने लक्ष्मण प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग है, किसी की रिकॉर्डिंग में थे वो दोनों। उन्होंने फ़ोन किया, बड़े म्यूजिशियन ने बोला भी हम आएंगे बाद में, हमारा टेक बाद में लेना आपने। है वो ठीक है जी, बोला है जी। और वो ले लेते कभी ऐसे स्पेशल टेक रख लेते अलग से बनाने के लिए। उसको हुआ बोले ठीक है, 9:30 बजे आ गया मैं, दोनों जी। और मैं म्यूजिशियन आ रहे हैं सब, मैं सबको नमस्ते कर रहा हूँ सबको, थोड़ी नमस्ते करता हूँ, मेरे को खुशी, पहली रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, है जी। और चलो जी आया जी, मैं उनको दंडवत प्रणाम थी उनको दरवाजे के बाद थी। वो पिछाने बोलो तू गया नहीं हिमाचल, बोले क्या बात है? उसने बोले ये म्यूजिक डायरेक्टर है, बोले तू म्यूजिक डायरेक्टर बोले हाँ जी, बोले ये उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर। फिर मैं बोले ऐसा तो बोला, बड़ा बड़ी खुशी हुई, गाड़ी लगाया बड़ा वहाँ जी, है जी। और अंदर तक ले गया मेरे को, साथ में जाके। और फिर हाँ बताओ नोटिस कहाँ है मेरी, फिर मैं बता दिया मेरी इतनी 24 आवाज़ का म्यूज़िक है जी, वो आपने बनाना है, आपने आपके लिए क्या म्यूज़िक बनाना है? सीधी बात, नहीं कुछ सोचा होना, बोले मैं नहीं पता कौन अरेंजर कौन थे, नहीं थे। बोले नहीं वो उन्होंने बोला भी खुद ही बताएंगे जो बजाना है जाके, बोला हाँ जी। और वो गाना है वो कोबरा फिल्म का गाना है। सर गाने का नाम बताइए, हम सर्च करेंगे। हाँ जी हाँ, ये गाना है वो जो ना कहा जो, वो फ्लूट है उसमें, फ्लूट होती है। किन्होंने गाया है वो अनवर है, अनवर। उसको रफ़ी साहब गाने वाले थे, रफ़ी साहब की तबीयत खराब हुई थी, वो नहीं गा पाए जी। फिर आशा भोसले और इन्होंने गाया जी। सर मतलब हरिप्रसाद चौरसिया जी को सोच रहा हूँ मैं, मतलब कितने महान कलाकार, मतलब कि मतलब जान ना पहचान, फिर भी एंट्री दी ऐसी जगह पे जहाँ बुलाया नहीं जाता किसी को। कलाकार नहीं जी, भावुक लोग होते हैं, सच्चे आर्टिस्ट हैं। मतलब उन्होंने बोला बेचारा बंदा बाहर बैठा है, वो हिमाचल से रिकॉर्डिंग देखनी है, वो चला रहा अंदर, चलो दे गया अंदर। एक चीज तो है, हिमाचल से आया ना, हिमाचल नाम ही काफी है, लोग बड़ा एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर है हिमाचल के प्रति। क्या अच्छे लोग होते हैं ये लोग हैं, हाँ, ये कि ईमानदार लोग रहते हैं, अच्छे लोग। डैनी ने भी मेरे को अपने करीब CBSP के पहाड़ी आदमी है, वो खुद पहाड़ी आदमी, वो तो बड़ा बौद्धिस्ट है, वो बौद्धिस्ट और बड़े ईमानदार आदमी को फालतू गिरनी है जी। वो तब करके उसने मेरे को इस ढंग से अकोमोडेट किया, तो ऐसा तो बेसिकली हिमाचल हमारा है मतलब जो अलग से, और तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं वहाँ से काम कर रहे हैं, नहीं काफ़ी उन दोनों वहाँ से कुछ लोग ही थे जी। सुदर्शन नाग जी से कैमरामैन जी, एक जुगल किशोर हुआ करते थे जी, कांगड़ा से थे, प्रोड्यूसर थे। अच्छा। एक तेजनाथ जार जाहू से प्रोड्यूसर थे जी। जाहू से तेजनाथ जार वो प्रोड्यूसर, बड़ी अच्छी कंपनी थी इनकी जी। हाँ बड़े हैं जी, मैं मिला हूँ इनसे पर्सन सबसे है जी। पर वो बेचारे ऐसे देखो बड़े लोग चाहिए, अब नए आदमी को हाथ को नहीं डालता था जी, नए आदमी को नहीं, सब यार देखते हैं करेंगे। राइट सर, सबको क्योंकि कोई पैसा लगा रहा है तो उनको चाहिए कि वो पैसा वापस आए और कमा के भी दे। RD बर्मन साहब से मिले होंगे? हाँ मिला, RD बर्मन से मिला और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे मिले होंगे? हाँ मिला सबसे, मिला तो होता है। तो जिनके नाम से इंस्पायर होके आपने अपना नाम सोमदत्त से SD कश्यप किया, हाँ जी, उनके बेटे से जब आप मिले, हाँ जी, वो मैं देखो मेरे को सबसे बड़ी जो दुख रहा है, मैं उनसे नहीं मिल पाया देखो, और मैं डेथ हुई इनको वहाँ पर, डेड बॉडी थी इनको, मेरा बड़ा दुख लगा। मैं आज मैं शॉर्ट देगा था उनके लिए, मैं यहाँ से गिफ्ट देंगे इनको गुरु जी को। अच्छा। वो बड़ा भाई मेरे को, वो वहाँ भी फिर वहाँ बड़ी बड़ी सिक्योरिटी थी ना, फिर उत्तम जी से मेरा परिचय था। अच्छा। उत्तम सिंह जी वो ले गया, बोल तू हमारा, मैं दर्शन करने जाकर चलो ले गया अंदर, जो जहाँ। तो RD साहब को बताया कि आपने अपना नाम क्यों कैसे रखा है? ना उनसे ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कैसी मुलाकात हुई थी RD साहब से? मेरी पहली मुलाकात एक थे रविकांत नागेश, काफ़ी फिल्म की नबी रघुमान, वो कैमरामैन भी थे और डायरेक्टर भी थे, साउथ से थे रविकांत नागेश।
वो आरडी के डैनी के घर में मैक्सिमम सीटिंग मेरी डैनी के घर में होती थी। डैनी बुला लेता था, वो प्रोड्यूसर को बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ, और म्यूजिक वहाँ आ जाएगा। उसको पता है जब बेचारा कहाँ बाजा लेके पहुँचेगा और ऊपर, तो उसके घर में बाजा तबला सब था, डैनी ने खरीद के रखा था जी। तो एक कोई प्रोड्यूसर थे, पंजाबी प्रोड्यूसर, उनकी बोला डैनी है भाई इसको सुनो तुम। हाँ, तो मैं वहाँ चला गया, म्यूजिशियन कर लेके वहाँ सुना रहे थे उनको। तो रविकांत नगाइच और उनके साथ में हरीश शाह प्रोड्यूसर थे, ये आए डैनी को लेने वहाँ, डैनी वहीं था। वो ये जा रहे थे आरडी बर्मन की सेटिंग के लिए, तो उन्हें जानते डैनी को ले जाना था साथ में, डैनी को लेने आया है। और वहाँ वो डैनी देखो हो आ गया, बोला यार तू तैयार नहीं हुआ, डैनी बोला वहाँ देखा बाजा बज रहा, बेचारे बैठ गए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो डैनी ने बोला ये ऐसे सोम है लड़का, बहुत अच्छा हिमाचल से बोला, पहाड़ी है और बहुत अच्छा, मेरे दादा कभी सुनना है इनको। बोला हाँ सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, बड़ा अच्छी आदमी लगेगा। और डैनी बोले मैं कपड़े डालता हूँ, बोला अपने बेडरूम में गया, तो बाहर वो बैठ गया, बोले कैरी ऑन आप गाइए आप गाइए। वो प्रोड्यूसर सामने, मैं उसके तुम वो पीछे बैठ गए, हरीश साहब भी, वो भी मेरे को पता बहुत बड़ा डायरेक्टर है। अब मैं उनको सुना रहा था कैसे मूड, तो एक गाना बनी, कौन सा गाना मैं सुना रहा था, वो गाना उसने पीछे से रोका, मुझे गाना खत्म हुआ, बोला ये हु रोट दिस सॉन्ग, बाकी माई सेल्फ। हाँ वेरी गुड ओके। इसमें डैनी आ गया, डैनी तेरे पास 2000 रुपये है? 2000 और हाँ था और 2000 दिए, और उन्होंने मेरे हाथ में दिए। उस गाने को सुन के बोला ये रख तू, बोला और तेरे साथ सीटिंग होनी है बोली, और तू एक फिल्म करेगा मेरे लिए। क्या बात, तेरे तेरे को फिल्म दूंगा। और डैनी बोले वो ये बहुत बड़ा, दादा ने जो आपको दिया बड़ा बढ़िया आशीर्वाद है भैया। बोला हाँ जी, इसको जानता मैं? हाँ जी, नाम सुना। बोला बस तेरा बेड़ा हो गया पार, बोला तू चिंता न कर। बोला उसके बाद फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट मद्रास से आते थे, हाँ सन एंड सैंड में रुकते थे वो, तो मेरे को मैसेज कराया डैनी को, उसको बोलो सन एंड सैंड में आया। और तो डैनी जा तो चल गया सन एंड सैंड, वहाँ मिला उनको, पाँव छू उनकी जाके, हाँ चलो साथ में मेरा, बोला रिकॉर्डिंग है हमारी। तो डैनी भी आएगा वहाँ, तो आरडी बर्मन की रिकॉर्डिंग है, देखा करो जब भी हमारी रिकॉर्डिंग है तुम देखा करो, तुम आगे को तुमने हमारे साथ काम करना है। क्या बात। तो आरडी से मिलाने वाले ये हैं रविकांत नगाइच। वहाँ गए, दादा ये नया लड़का साइन किया है मैंने, अगली फिल्म कर रहा हूँ उसके साथ। और एक गीता का उपदेश बहुत सी फिल्म लॉन्च कर रहे थे, गीता का उपदेश। हाँ उसको वो फिर इमरजेंसी घटना शैल होगी फिल्म, मुझे इमरजेंसी लगी ना, इंदिरा गांधी 84 की बात, उस टाइम की बात है। तब फिर आरडी से मिलवाया, हाँ जी हटो मैं फिर पहुँचूँ उनकी जगह, अच्छा है बहुत अच्छा है, बहुत से कैंप में जा रहा है तुम, चलो ऐसे आशीर्वाद। तो ऐसे से मिलना हुआ जिन लोगों से ऐसे। तो संगति आपकी बहुत बढ़िया थी। हाँ ठीक है सर। एक बात बताइए, आप एस.डी. बर्मन साहब की क्या खास बात लगती है उनकी म्यूजिक की, जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड रहे? एक तो कुछ हमारे पहाड़ों से बड़ा रिलेटेड था उनका सोच, जो था उनका पहाड़ों से रिलेटेड बड़ा। हाँ जी, और फोक के मास्टर थे जी, चाहे बंगाली फोक है, चाहे आपका यूपी का फोक है, राजस्थान का फोक है, फोक को जिस ढंग से उन्होंने ब्लेंड किया जी, वो आज तक किसी में रिटर्न नहीं किया जी। अच्छा। उनके ही स्टाइल को लोग रिपीट करते, चाहे आरडी बर्मन नहीं तो कोई फोक को अगर करना तो लोग पहले एसडी को याद करते थे कि क्या किया है उस बंदे पे जाके, वो हमने कैसे करना है जी। रेफरेंस पॉइंट उनका लेते हैं। हाँ मतलब ये उनकी बड़ी भारी, मतलब ऐसी जैसे मैं उनकी रचना को, इसको मैं मतलब कालजयी रचना मानता हूँ। कोरा कागज साइमन मेरा लिख दिया इसमें नाम तेरा, इसको मैं कालजयी रचना मानता हूँ। 5.5 स्वरों का गाना जी, 5.5 स्वरों का, सारे म प ध सा, सारे म प ध नहीं, ये नहीं एक स्वर लगता है मतलब। अब आज भी मैं कहीं जाता हूँ ना, कोई मेरे को सुनते हैं लोग, इसको बोलते हैं कि ये गाना गाओ जी आप इसको खाऊंगा चूरू जाके। तो उनका अजीब जी उनका काम करने का ढंग। वो पहले लेटर हुए कि उनकी लेटर कंफर्मेशन लेटर से ही फिल्म फाइनेंस होती थी। क्या बात है, ट्रूथ बात है। वो अगर आपको कंफर्म कर देना कि हाँ मैं आपकी फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूँ, कंफर्मेशन लेटर देना, वो लेटर को फाइनेंस पे बताते जाइए आप कि एसडी बर्मन तैयार है म्यूजिक के लिए। वो बोले ले जाओ फाइनेंस पे, बना दो फिल्म। उनके म्यूजिक का इतना रुतबा था? इतना रुतबा था म्यूजिक का, और पहले म्यूजिक लेटर थी ऐसे। वाह। हाँ ऐसा, और अपनी कंडीशन पे काम करते थे। उनको नई सब्जेक्ट पसंद आया तो ऐसा नहीं बोल के मेरे को सब्जेक्ट में नहीं, मेरा बस का नहीं है। वो लक्ष्मीकांत के जाओ, लक्ष्मी के पास जाओ, मतलब अपनी ईमानदारी थी मतलब। He knew exactly कि उनको क्या उनका जॉनर है। हाँ उनको हाथ लगा नहीं, तो बढ़िया बहुत अच्छा है, पर ये मेरे बस का नहीं है, इसको मैं नहीं बना सकता। वो बनाएगा, मदन मोहन बनाएगा इसका, वो बनाएगा, ये बनाएगा। वाह, हमारे क्या बात है नहीं। ऐसा कौन करता है वरना? अरे बड़ी आई थिंक तभी यही वो क्वालिटी थी जब इतने लंबे टाइम तक इतनी रिस्पेक्ट। अरे बड़ी उनको अजीब, उनका सोच ही अलग था उनका जी। और देखिए वो पहले मुझे मैं उनका बेंगलोर था, बांद्रा में दी जेट
नाम है उसका, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, बांद्रा में था बंगला दी जेट लिंक रोड पे है जी। मैं वहाँ बैठे रहा बाहर ऐसे, तो म्यूजिशियन आने जी, हरिप साहब चौरसिया जाने म्यूजिशियन मैंने देखे, मतलब वो उनके घर में आते थे रिहर्सल करने। अच्छा, लता जी उनके पास आती थी रिहर्सल करने। क्या बात। और ये ट्रूथ है, बोलते हैं जब उसका गाना था लता ये लता लोता लोता, वो बंगाली स्टाइल ना, जिस दिन उसने उनका गाना गाना है उस दिन किसी और का गाना नहीं गाना, सिर्फ उन्हीं का वॉइस फ्रेश रहता कि स्ट्रेन ना पड़े को वॉइस में जाके, तो मानते थे लोग उनका अलग रोता था उनका जिनका है ना। तो सर वापस आते हैं हिमाचल में। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आप आगे सकरोआ। जी जी। वहाँ बिकॉज आपने सर इतने ज़्यादा हीरो को तराशा है आपने। जी जी हाँ जी। तो उस दौर को बताइए ना, जब आप यहाँ आए तो कौन कौन से आर्टिस्ट थे, आपने जैसे नाम भी लिए थे कुछ, किशन वर्मा जी। हाँ, सबसे पहले मैंने जो किया तो वो थे मोहन सिंह चौहान। अच्छा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग की शिमला की, और कुल्लू से सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई थी बलबीर ठाकुर, बहुत हिट सिंगर है बलबीर ठाकुर, अब भी हैं वो, अब गाते नहीं अपने। और कुल्लू से बलबीर ठाकुर और धर्मेंद्र शर्मा और राठी, इन लोगों को वहाँ शुरू किया मैंने से। और कांगड़ा से धीरज शर्मा, हाँ वो दीक्षित जी वो हो गए। और सुनील राणा जी आपके। ये सुनील राणा यहाँ किए जी, सुनील राणा यहाँ। अच्छा चलो पहले हम सकरोहा की बात करें डिटेल में आराम से। तो और शारदा शर्मा जी मंडी में वो सकरोहा था, वहाँ शारदा शर्मा वहीं आई। और जो पटवारी थी वहाँ के बड़ी हिट गाना दी उनकी जी, दलवीर धांटा और रामकृष्ण, वो उनके भी किए वहाँ से। और बल्कि वहाँ सकरोहा में एक आजकल प्रोफेसर भी आप जानते होंगे शायद उनको, गोपाल भारद्वाज जी, नाम सुना है सर मैंने। हाँ, वो भी सबसे पहले मेरे यहाँ गाए हैं सकरोहा में। एक बड़ी हिट सिंगर रही झंझाड़ी से कला चौहान। अच्छा। साहिबारी बेबी है, जी जी जी। अच्छा। वहाँ उसी से गवाया था वो, हाँ तो वहाँ से आई थी। तो ये उस टाइम की वो वहाँ सकरोहा में कोई 70-80-90 के करीब एल्बम बनी थी वहाँ, 7-8 गाने होते थे एक एल्बम में जी। तो ये लोग कैसे कनेक्ट हो आपके साथ, इनको किसने बताया कि मतलब? नहीं, ये सब एक्चुअली क्या हुआ कि मैं खुद ढूंढा लोगों को, फिर जब स्टूडियो बना दी ना, मेरे को आदमी तो चाहिए थी, मेरे को, मैंने अकेले क्या करना चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी आपने स्टूडियो पे उस टाइम पे? पता नहीं कि 1.5-2 लाख का, 1.5-2 लाख की है। 19? हाँ, 86 की बात है। 1.5-2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया उस टाइम पे? वाह। और वो सारे उन दिनों वो कैसेट्स फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करते थे, मास्टरिंग जो थी उसी करते थे। मिक्सर भी बनवा के किया मैंने, क्योंकि बाहर का मिक्सर बड़े महंगे थे जी। एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी बड़ी भरती थी, जो बाहर से मिक्सर जो होता है ना, ऑडियो मिक्सर। राइट। तो फिर मेरे मामा के लड़के थे दिल्ली में, उनको मैं सारा कॉन्सेप्ट दिया, वैसे मेरे को मिक्सर चाहिए, मैं कहा बस, तो बोले वहाँ बन जाएगा। तो वहाँ 80,000 का 90,000 का मिक्सर पड़ा था दिल्ली बनाया किसी ने। सर 1982 में 80,000 रुपए, मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, मतलब आप तो बहुत बड़ा रिस्क लेके बैठे थे। बड़ा बढ़िया गाँव में स्टूडियो, मतलब गगल तक सड़क थी, वहाँ गगल से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था कलाकारों को। तो सकरोहा में अपना घर था? नहीं, घर में मेरे एक दोस्त थे मुझको, मैं एक्चुअली शहर उनसे उकता गया था ना, मैं चलो गाँव में थोड़ी है ना, काम भी ऐसा है ना हमारा। तो तब वो उनके पास जमीन थी बड़ी खुली, उन्होंने अभी खबर जमीन दे दी, और बनाओ यहाँ पर जो करना करो। फिर जब वो छोड़ा तो वहीं छोड़ा जमीन वाला सब। अभी वो स्टूडियो है वहाँ पे? नहीं जी नहीं, अभी वो उन्होंने बेच दिया, वो जमीन बेच दी, वो भी शहरों में शिफ्ट हो गए नहीं गाँव से। पर वहाँ से कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स बने हैं वहाँ सारे जी। और वहाँ लाइनों में होते थे लोग जी, मतलब अब जब पॉपुलर हुए ना गाने जी, जो फैलना शुरू हुआ, पता लगी यहाँ बन चुका मंडी में स्टूडियो, तो पूरी हिमाचल से लोग आना शुरू हो गए। फिर वहाँ मतलब 30-35 आदमी का खाना डेली बनना जी। क्या बात है। रहने का इंतजाम वो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसा नहीं देना हमने। कोई भी आ रहे हैं कि हमने भी गाना गाना है तो उनका वॉइस टेस्ट लेना हमने, तो उनसे वॉइस टेस्ट का कोई पैसा नहीं लेना। फिर लगा भाई आवाज़ इसमें है, दम है, फिर उनको डेट दे देंगे भी 2 महीने के बाद, भैया आप चिट्ठी डालो आपको बुलाएंगे हम। ऐसी डेटें 2-3 महीने के बाद, क्योंकि एक कैसेट के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगते थे। अच्छा। एक 8 गाने रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो गाना तैयार करना, फिर उसका सारा म्यूजिक सोचना जी, फिर वो दिखना, फिर उनको समझाना सबको। तो कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कोई, पूरी क्लासें लगी नहीं सारा दिन, खास कोरस वाली लड़कियां भी इकट्ठे हैं, लड़के भी इकट्ठे हैं, ऐसे सारा। फिर इस 2 दिन में 3 दिन में ये गाना तैयार होने से। तो है मंडियारे हाँ, थोड़ी बहुत मंडियाली भी गलाए। हाँ, बिल्कुल क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ी पहाड़ा रही, ठीक है, तो थोड़े बहुत पहाड़ियों च भी गलाए, मंडियाले च भी गलाए लगे कि कंफर्टेबल बोलना थोड़ा लोग को बड़ा अच्छा लगना भाई। सबसे पहली तुम्हारी कैस्ट कौन सी सबसे बड़ा हिट हुई थी उस टाइम? तो इतने आए वापस पहले से होगा ली थी कैसेट, तेरा नाम था देवदार पुकारते हैं। अच्छा, देवदार पुकारते हैं सेकंड ही। हाँ, वो काटी थी कैसेट जी, वो पहली कैसेट जो पहली बड़ी हिट हुई कैसेट जो वो बनी है, उसको 25 दिन लगे उस कैसेट को बने।
6 गाने थे उसमें, 25 दिन में 6 गाने तैयार हुए जी। आर्टिस्ट कौन थे? आर्टिस्ट थे जी, मैं अपू गारा जी, अच्छा, मेरी मिसेज यशवी गारा, एक शुक्ला शर्मा जी थी, पर बिलासपुर लेक्चरर थी, बिलासपुर में थी, आज तो रिटायर हो गया। अच्छा जी, शुक्ला शर्मा बहुत सी आर्टिस्ट, अच्छा जी, 3 ने गाया जी। एक शक्ति सिंह आजकल बॉम्बे हुआ जी, कस्टम ऑफिसर है जी। अच्छा जी, हाँ, क्रिकेटर है शक्ति सिंह, बड़ा मुझे क्रिकेटर ही हिमाचल रहा। अच्छा जी, 3 ने गाया, 3 ने गाया, ये थी 5-6 आदमी थे, 5-6 बंदे। हाँ 5-6 बंदे। कितने गाने हैं इस बीच? 6 गाने हुए जी, मेरे को 23-24 दिन लगे जी। पैसे कौन लगा वहाँ पे आप प्रोड्यूसर? गाने सर, मेरे कोई प्रोड्यूसर नहीं, बस आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना चीज़, आपको पैसे लगाने, फिर से मास्टर बनना, फिर से मास्टर जाना दिल्ली, दिल्ली फिर कैसेट प्रिंट होनी, इसलिए फोटो फाटो भेजना था, चीज़ इंडिया कार्ड बना था, इंडिया कार्ड हुआ फोटो वहाँ लगे कलाकार, फिर ऑर्डर देना था, 10,000 कैसेट से बना के भेजो। हाँ जी, फिर 10,000 कैसेट आनी थी, फिर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर रखे, ये वैन खड़ी ना सॉरी, हाँ 1449, हाँ 1449, हाँ ये वैन, ये डिस्ट्रीब्यूशन वैन थी ये। अच्छा हाँ, जी, ये पूरे फोटो खींचने नेड़ा हाँ, पूरे हिमाचल से एक तरह जी, इसे बैने कोई इलाका छाड़ किन्नौर, लेकिन रोडू, निरवा, भरमौर, अच्छा, हाँ सारे मतलब ये जवान जी बैन जी। ता ये मतलब बैन बड़ी बड़ी सुपर हिट बैन हाँ, बड़ी सुपर हिट बैन, मतलब 32 साल हो गया सर, 32-34 साल हो गया सर। तो जब आए रहा है खा भाई, मैं कहा सर केड़ी जगह पहुंचना, बोले पनारसा पहुंच जाना आपने, पनारसा से फिर आपने जो आपने लोकेशन बताई, बोले मैं कहा सर लैंडमार्क एक बैन खड़ी होगी, बोले नीले जे कर रही 1449 नंबर से लैंडमार्क है तुम्हारा, फोन कर देना। हाँ कई आए बोले ना, ये नहीं, यही रहेगी वैन, ये नहीं जाती। क्या बात है सर, क्या सब बड़ा पैशन, बड़ा प्यार से। वाह, तो एक ड्राइवर हुआ था जी, एक फ्री एजेंट हुआ था जी, इतना फ्री डोर टू डोर सप्लाई करनी चाहिए जाके ने। अच्छा जी हाँ, दुकान जाना, दुकान देने। ये पहली कैस्ट हिट हुई ये? हाँ पहली हिट हुई जी, फिर जब 3-4-5 सेट कैसेट हिट हुई, फिर दिल्ली एक थे स्टॉकिस्ट जो कैसेट भी जानते थे, चिन्ह बोला तुम ऐड करो रॉ, तुम सस्ती कैसेट पानी, तुम रॉ मटेरियल ले जाया करो इसलिए। अच्छा जी हाँ, कैसेट होने कैसेट जो स्प्लिट करो से ना, जैसे अलग हुए हैं, प्लास्टिक का मटेरियल लगा अंदर से, रील हुई से अलग, तो आप असेंबल करो बोले तो 2 रुपये सस्ती पानी कैसेट बोले। फिर जैसे सकरो आई फैक्ट्री लगाई जी भाई, सकरो फैक्ट्री लाई थी तो हाँ इधर लगाई थी, छोटी फैक्ट्री। अब मैं हाथा ने बनाना कुछ नहीं, असेंबल करनी, इसलिए रॉ मटेरियल आना नहीं, इसलिए आपको असेंबल करनी, फिर उसको डुप्लीकेट मशीन से बड़ी बड़ी रखी ऐसे, ये कैसेट पानी 24 कैसेट निकलनी बाहर, ऐसे कर रखी हमने, पीती थी, चलो 15-20 आदमी रोजगार लगी गया, ऐसा फैक्ट्री चलती थी काफी। फिर आपको करना थी रिचार्ज करनी, बड़ी गल थी उस टाइम, 15-20 लोगों को रोजगार देते हैं, फिर चलो। हाँ जी हाँ, फिर सिर्फ बाहर से सिर्फ फोटो हमारे बनी ना सर, दिल्ली ना फोटो दिल्ली लाने से, दिल्ली ते आउं इसलिए ऐसा फोटोग्राफ भेजने थे ना, कंपोज करके पूरा। तुम्हारी गल्ला ते मुझे लग रहा सर भाई बड़े विजनरी पर्सन थे, मिले भी लोग भी मिले, लोगों का बड़ा सहयोग रहा जी, बड़ा बहुत सहयोग था लोग भी। अच्छा, आभारी समझान से रही है आपने कल क्या हुआ, कल कुछ नहीं होता जी। इट्स अ टीम वर्क। हाँ जी, अपना ही है बस यार, रोटी खाने से रोटी खानी तो सर टीम वर्क तो वही है, बिल्कुल टीम वर्क, बहुत कल्ला तो बंदा कुछ नहीं, पर क्या हुआ ना सर, एक विजन चाहिए ना वहाँ। बिल्कुल, अब ये भी देखो पिछला स्टूडियो खत्म हुआ जी, फिर जब छोड़ा तो मैं फिर बम्बई जा रहा था वापस। अच्छा, कुछ ऐसी कुछ घटना हुई कि मेरा ये है 92 की गल, 93 की गल, अच्छा 95 की गल, भाई कुछ ऐसा हुआ, कुछ मैं चल जाना बम्बई, अब नहीं करना काम। अच्छा, फिर सारे कलाकार इकट्ठे हुए, फिर इन्हें बनाया। कौन कौन हुए इकट्ठे? ये सारे अपने राठी रूठी सब, धर्मेंद्र गुप्ता सब, लेकिन नहीं जाना नहीं गुरु जी से, इसी जगह लो, हम कोऑपरेट करेंगे आपको स्टूडियो बना से, क्योंकि इसमें सारे स्टार हो गए थे। अब मैं चली गया था, फिर मैं फिर बैठ गया था। अच्छा हाँ, फिर तब फिर ये जगह लाई जी, फिर ये यहाँ की तल जे स्टार्ट होया है ना, इत्थे दी गल हम बात करनी, चक्रोर ही गल कर रहा है, उत्थे से गांव वाले लोग थे, देखते होने हैं भाई यार आज क्या चल रहा थी, मिलने लगी हाँ, आज कोई आ रहा, कल कोई आ रहा, उस टाइम तो बड़ी गल थी। हाँ, और बड़ी खुश होना लोग जो सारे बड़े अकोमोडेट करना जाए कि। अच्छा, कई दफ़ा रात भर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी रेयर हुई थी नहीं, तो टैक्सी वाले आने थे ना बेचारे, पैदल लगे जाते कलाकार, तो ग्राउंड छड़ दी लगे पजाते लगे कलाकार, छड़ जाने करना, बड़े अकोमोडेट करने बेचारे। ना हो गया मैं पूरे ग्राउंड ना हो गया, सकरो जी, मैं जी कुछ जाना छोटा ग्राउंड। हाँ जी, तो बड़ा लोग बड़ा एक जी सर जे बंदा ऊपर जावा, हाँ जी, कहीं लो पॉइंट भी आवा है। हाँ हाँ, ठीक है, लो पॉइंट्स जब आते हैं तो बंदा कई बार उठ भी नहीं पाता, ऐसी भी सिचुएशंस रहती हैं। कोई भी एल्बम पे पाया ठीक ठाक लगाई तरह, ठीक ठाक कैस्टा मंगाई तरह बाहर आते या बनाई तरह फैक्ट्री उत्थे लग रही,
चली नहीं कने हाँ जी हाँ जी नुकसान हो गया था गड़ा कोई था कदेगा कोई फेस भी हुआ कभी नहीं यार तो खास नहीं पर ये छोटे मोटे होते रहे कहते कोई कैसा नहीं भी चल नहीं छोटा मोटा रहा वो बड़ा रहा भाई इससे बड़ा इंपैक्ट पाया बैलेंस होता रहा ऐसा। अच्छा फिर सकरो वाले फिर प्रोड्यूसर होना शुरू किया जी। अच्छा फिर कुछ लोग जो बेचा थे दुकान थी मैंने अपना फिर बोला तो बढ़िया काम है जी। फिर मेरे वाले आए भैया आशा भी प्रोड्यूस करनी चलो करो प्रोड्यूस ये सिंगर चाहिए ऐसा फलाना ठीक है। फिर सिंगर पेमेंट तीन ना करनी सब आशा पेमेंट आशा मिल जानी जी। ऐसा काम तैयार करेंगे ना पूरा देना तो ना फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर तो ना आपको करनी फिर एक इंडस्ट्री का रूप लेना शुरू करता है पूरे हिमाचल अंदर। शिमले दिखते हैं लोग जुड़े जी शिमले SKS वहाँ था वो लोअर बाजार देखा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था ये। अच्छा 4 साल शुरू हुआ जी। अच्छा और रोड ले आया देखो कई कैसा नहीं बनाई करना था फिर 3 सप्लाई करनी अपनी जाके है जी। फिर एक इंडस्ट्री शुरू हो गया कई लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो बेसिकली हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री फोक म्यूजिक इंडस्ट्री को जो एक शेप दिया है प्रॉपर वो इस तरीके से आपने दिया बिल्कुल इस तरीके से आपके साथ लोग जुड़े कि जब आपने काम करना शुरू किया तो फिर बाद में फिर प्रोड्यूसर्स लोग फिर प्रोड्यूसर आना शुरू करने जी। फिर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट आई हाँ इन्वेस्टमेंट टूर गाने उन्होंने शुरू किया और वो कमाते थे पैसा जी। अच्छा हमारे क्या होगा नहीं कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे को भी टेंशन होने लगी है ना बड़ी बड़ी आज जाना पैसा फंस जाना जी उधार ज़्यादा होता है ना दुकानदार भी यहाँ दे जाओ आप जी कैसे नहीं डब्बे रखो आप जाके भी अगली दफ़ा ले जाना पैसा फिर पैसा स्टक हो जाना ये हो जाना फिर अच्छा हम कलाकार हैं फिर हम सख्त नहीं होते भी हाँ जी बड़ा भी हम झगड़ा करें जी पैसा क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया तो मैं ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम छोड़ना शुरू किया फिर अपना बनाने का काम फिर गाना करो और अपने गाना बनाओ प्रोड्यूसर देता है बेच सकते हैं जी। सर आपकी सबसे हिट कैसेट आप किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा जिसने रिकॉर्ड तोड़े हो? ये जो फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डिस्को नाइट जो सबसे पहली कैसेट है जो बॉम्बे से बन के आई थी। अच्छा वो सबसे हिट कैसेट है। उसमें तो इतनी पायरेसी हुई ना जी मैं तो 10,000 की कैसेट बेची 10,000 करीब होनी वो तो मतलब जिस दुकानदार के पास जाने उसने वो 10,000 कैसेट उसने बेचने आगे वो पायरेसी करनी इसको मतलब उसको डुप्लीकेट करते जाना बेचते जाना जाके तो इस ढंग से उस कैसेट ने पूरे हिमाचल में उसमें और उसमें कंपाइलेशन थी पूरे हिमाचल की जी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े जी। फिर उसके बाद फिर बहुत चली कैसेट जी फिर तुम बताओ फिर तो मोहन सिंह चौहान बड़ा बेचा था शिमला में जी वो तो स्टार हो गया जी अपने टाइम में अब भी हैं मोहन सिंह चौहान से भी आता है फोन ये फिर कुलदीप देखो कुलदीप बड़ा बहुत चला देखो। कुलदीप जी के बारे में बात करते हैं पहले तो यही रहा मेरे पास कुलदीप कैसे क्या मुलाकात वो अपने लाइकन और फीकी थे ठियोग से बहुत से राइटर थे जी और बड़े बहुत गाने लिखे मेरे पास बड़ा बड़े काम किया उन्होंने तो उनकी लिंक में थे वो जी ये दवांदरी में घर थे जिसके कुलदीप घर दवांदरी में थे नहीं घर वो बड़े गरीब परिवार का बच्चा जी पर शौक बड़ा बड़ा इसको जी पैशन था हाँ बड़ा पैशन बस यहाँ फिर यहाँ जो कलाकारों एक स्टूडियो बनाया कलाकारों ने तो मैक्सिमम जो इसको मिस्त्री भी थे वो भी गाने वाले जो हिट गाने वाले हैं हमारे पास वो मिस्त्री थे इसके नाम लेंगे हाँ जी उनका नाम है ढाले राम जो हिमाचल कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट जिसमें मंदिर बनते नहीं मंदिर का मास्टर है जो मंदिर की कलाकारी इसको लाजवाब इसकी थी बड़े बड़े मंदिर उसी हाथों में बड़े बस रखते थे तो स्टूडियो से पहला उसने बनाया था तो ये भी तो मंदिर ही है मंदिर है हाँ वो सब ना उससे बात चली ना फिर उसका एक भाई का आर्किटेक्चर था उससे बात चली उनको पैसा देने की बात चली बोले नहीं यहाँ मंदिरों का पैसा नहीं देते तो बोले ये मंदिर ही है बोला जहाँ पूजा करने हमने पैसा दिया एक पैसा दिया उन्होंने। क्या बात है मैंने सुना राठी जी भी काफी रहते थे यहाँ हाँ राठी आते राठी कैसे हुई थी पहली इंटरेक्शन उनके साथ? राठी तो बड़ी सगरोवा थी राठी तो सगरोवा में जब बनाने स्टूडियो अच्छा तो वहाँ से आना इसमें स्कूल में पढ़ता था और बाहर बैठे रहना तो वहाँ तो एंट्री नहीं होती थी अंदर जाने का ना अभी इतनी भीड़ मैं काम करूँ किससे मिलना ऐसा अजीब सा माहौल था नहीं वहाँ गाँव की जगह है जी तो कलाकार आए पहले उनको देखें कि बाद विजिटर को देखें फिर उसमें बैठे रहना बाहर भैया मेरे को मिला दो गोरी से मैं मिलना है फिर एक दिन मुलाकात मैंने बेटा तो कोर्स कार से गाओ तुम कोर्स वगैरह गाओ बोले ठीक है जी बोले मैं गाऊँ फिर कोर्स गाना शुरू किया राठी ने फिर इसको लिखने का बड़ा शौक था जिसको और ये बड़ा मजदूर टाइप राइटर है जी। अच्छा जब भी इसकी रिकॉर्डिंग होनी जैसे इसने आना तो इसने कम से कम भी पूरी डायरी फेंक देनी मेरे पास ये लोगों थी इनको टेक्निक बताया फिर कि पूरा गाना नहीं लिखना आपने सिर्फ मुखड़ा लिखना आपने मुखड़ा लिख के आओ है जी तो उसने 100-150 मुखड़े फेंक देने ये लोगों जी सिलेक्ट करो आप क्या करना फिर मैंने अपने हिसाब से लिखा ये मुखड़े ठीक है फिर उसके ऊपर अंतरे बनाना शुरू करने फिर साथ बैठ के तगड़े राइटर है मतलब हाँ अब बहुत अच्छा राइटिंग इसकी कमाल है सब लिखने बहुत अच्छे हैं जैसे धर्मेंद्र शर्मा है ये बहुत अच्छा है कृष्णा ठाकुर है देखो उसने बड़ा काम किया जी वो बहुत सी राइटर नीरू चली घूमदी हाँ ये राठी का जी गाना नीरू चली घूमदे आप ही की कंपोजिशन मेरी है दिखा राठी मेरा रिकॉर्ड यही हुआ है यही रिकॉर्ड हुआ जी क्या बात है नीरू चली घूमदी और सुपर और फिर देखो
ये राठी ने गाया पहले, फिर आपके कुल्लू की लैंग्वेज उन दिनों ऐसा था ना, लैंग्वेज का बड़ा ये था प्रॉब्लम। कुल्लू के गाने शिमला वाले ने सुनते, शिमला के गाने कुल्लू वाले ने सुनते थे। तो मैंने शुरू किया कि सब राइटर जितने थे, खुद भी मैं लिखता था कि लैंग्वेज इतनी सॉफ्ट कर दी कि वो इजीली आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो लैंग्वेज। ये मैंने शुरू किया, राठी को बोल के बेटा ऐसा करो, बिल्कुल उनको बोल ठीक है जी। अब सिंपल देखो, नीरू चाली घूमती चाली शिमली बजारा चड्डू कुडीर बजारा। फिर एक प्रोड्यूसर आया था लेके इसको, मोहन सिंह चौहान को, रिकॉर्डिंग मोहन सिंह चौहान यहाँ। तो उसने गाना सुना, बोला कुड़ी ये गाना ये कुल्लू में शिमला में करो उसको। मैं चलो, मैंने मोहन सिंह जी बोले देखो गाना, भाई जी मेरे से नहीं गाया जाना गाना, भाई जी ये नहीं है, मैं नहीं, मैं वो फोक ही गाते थे उनको, क्यों कंपोजिशन है। मैं कहा सुना जी गाओ, मैं बोल रहा हूँ आपको ना, वो 2 दिन बनाते रहे उसको, बाकी गाने होते रहे। वो बोले प्रोड्यूसर बोले ये मैंने तो बना नहीं कैसे, ये गाना डालना उसने जरूर। और देखो क्या हिस्ट्री चेंज हुई, मतलब ये गाना चला शिमला में, जो पकड़ा इस गाने ने हमारा मोहन सिंह चौहान का गाना, मोहन सिंह चौहान स्टार हो गया। अब भी देखो मैं काफ़ी गाने ऐसे हैं कि शिमला के गाने में कुल्लू में कन्वर्ट किए हैं और कुल्लू के गाने शिमला में कन्वर्ट किए हैं, जैसे कि? लेकिन हाँ फिर पर सर्च राइटर का नाम वही रहेगा जी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल एक लड़का है मुकेश सामटा, अपनी कोटका इसी कहाँ से उसका गाना था बड़ा अच्छा, तो बड़ा अच्छा था। फिर नरेंद्र ठाकुर मेरे पास होता था, नरेंद्र ठाकुर ने जी, तो उसको मैंने कन्वर्ट करके उसको कुल्लू में किया। और कुल्लू हिट हुआ गाना, वहाँ ऊपर चला नहीं। गाने का नाम क्या है? सूरज लागा डूबदा लागी पड़ती छाँव, ये गाना। और एक वो क्या गाना, वो रिनू तेरी चिट्ठी पत्री आई ना। अच्छा हाँ, वो पहले शिमला का गाना था, तो शिमला का फिर यहाँ कन्वर्ट किया हिट हुआ। अब यहाँ के कई गाने कुलदीप ने गाए, कुलदीप जो वो हिट हुआ है तो कुल्लू के गानों से मैक्सिमम हिट हुआ है। अच्छा, कुल्लू गाने कुल्लू के हैं, लेकिन उनको फिर वहाँ ऊपर की लैंग्वेज में किया, चले वो गाने। कोई एक गाना बताएंगे? ये पीपली खाई लागी सी धर्मेंद्र का गाना है, बड़े बड़े गाने हैं कुल्लू के। कुलदीप को पूछना आप नहीं, वो बड़े बड़े गाने मिलेंगे कभी तो जरूर पूछेंगे। किशन वर्मा जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो आपसे मिले और फिर कैसे वो हो सुमित्रा जो गाना था, हाँ जी, वो भी राठी जी ने, हाँ यही था गाना था। हाँ जी, और उसको जब वो राठी ने गाया, वो सुमित्रा वो दिया देखो उनको। और फिर एक शिमला मनाली से बहुत से गाते थे, राकेश ठाकुर थे, उनका गाना था बिंदु तेरे नखरे, बिंदु तेरे नखरे 18 बिंदु तेरे नखरे, वो भी तेरे नखरे, वो भी हिट हुआ गाना देखो। पर गुरुजी इसकी भी ट्यून मेलोडी वैसे उससे मिलती है, निरुचाली घूम, हाँ तो करके उसी पैटर्न पे बनाई ना। तो ऐसे किया करते थे हम जाके, तो उससे क्या हो गया, आदान प्रदान शुरू हो गया। फिर अब ऐसा कि अब शिमला गाने यहाँ को डूम बजते हैं जी, ये होना चाहिए। और हाँ, बिकॉज हम ना एक जगह स्टक हो जाते हैं। मेरी ना गोपाल जी और राजेंद्र आचार्य जी के साथ बात हो रही थी। पहली बात तो राजेंद्र आचार्य जी, थैंक यू सो मच, ये यहाँ बैठे हैं हम सब कुछ, थैंक यू। उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनको पूछा, सर आपने उजीरा खापरा उस टाइम बना दी थी फिल्म, जिसको पहले कुल्लवी भाषा में किया गया, और आप उन्होंने बताया कि इस फिल्म के बेसिस पे उनको लाइव शोज मिले सिर्फ उसको एक्ट करने के, और शिमला में उनको बुलाया जाता था कि कुल्लवी भाषा में ही हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, बाद में उसको हिंदी में भी डब किया। मैं क्या अब क्यों नहीं बनती हैं फिल्में? तो उन्होंने, मैं क्या लैंग्वेज एक बैरियर है क्या? तो बताया उन्होंने, यस लैंग्वेज एक बैरियर है, बिल्कुल है। तो आप कह रहे हो कि कुल्लू का गाना शिमला में बजता है, शिमला का गाना यहाँ बजता है, बिल्कुल। ये शुरुआत उस टाइम से हुई, और अब क्या है ना, अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं हम लोग। मैं भी सिरमौर की नाटियाँ सुनता हूँ, किन्नौर की सुनता हूँ, पहले नहीं कंज्यूम करता था इतना, पहले मैं बिलासपुर से हूँ, तो मैं ये बिलासपुर मंडी कांगड़ा वाले गाने, यहाँ मैंने जितने राइटर थे इनको इंस्टिगेट किया कि बेटा इस ढंग से करो, आप लैंग्वेज सॉफ्ट कर दो जी, थोड़े हिंदी के लफ्ज़ घुसा दो, कोई फर्क पड़ता है जी। थॉट नहीं बनना चाहिए, जो थॉट है थॉट आपका वैसा रहना चाहिए। तो अगर उसको सॉफ्ट करने को कोई कहता है हिंदी का, क्योंकि हमारी ऐसे नहीं, अब कुल्लू की भाषा उसमें भी लिमिटेशन है शब्दों की, सब भाषाओं में लिमिटेशन है जी। तो उसमें हिंदी अगर लेना पड़े सारा तो ले लो, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये शुरुआत आपके पास से ही हुई है? ये भी सारे मैक्सिमम गाने देखो अब यहाँ से बनने गाने नहीं, तो इसमें राठी ने बहुत काम किया इस ढंग से, राठी ने भी करता गया काम। और यही वो लाइक रफीक जी का भी ये था, रफीक जी वैसे बिल्कुल। चांदनी राता भी उन्होंने लिखा है शायद, रफीक जी नहीं? हाँ शायद उन्होंने लिखा। सबसे पहला गाना उनको जो मेरे यहाँ रिकॉर्ड हुआ वो है नीलिमा नीलिमा नीलिमा, जो सादा साउंड में सुपर हिट गाना हुआ था, जो नीलिमा नीलिमा प्यारी नीलिमा नीलिमा ओ सापू के आफी सीनमा मारी नीलिमा नीलिमा, ये हो सापू के आफी सीनमा, तुम अपने आप फिल्म हो। क्या बात है। तो ऐसे से ये पहला गाना था उनको। देखिए वो मेरे पास आए थे रिदम प्लेयर। ये एक चुनाव करना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, हाँ जी, कि सब तो अपने बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
जैसे ये गाना मेरा अपना गाना है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। दिहाड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई, रात काटनी सारी सारी रोई रोई, दुखी मन मेरे सुन मेरी गला तू बातां तू, कल्ले कल्ले हांडी हांडी थकी लो गई रात, तेरा साथी तेरे बिना। ये गाना ये बॉम्बे रिकॉर्ड किया था मैंने गाना जी। मैं मुझे पता है हारमोनियम तो बिना गाते नहीं, हाँ, क्या नहीं। दो कलैने हैं हुई हल्की जी है बस थोड़ी देर, क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले हैं ना बोलना भाई ओहो इतना बाग मजे आएगी भाई। दिहाड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई, ओ रात काटनी सारी सारी रोई रोई, हो दुख मान मेरे सुन मेरी गला तू बातां तू, कले कले हांडी हांडी थकी लो गई रात, ओ थारा साथी थारे बिना, दिहाड़ा काटना नाड़ा पर सोई सोई, ओ रात काटनी सारी सारी रोई रोई। क्या बात है, क्या बात है, आज तो भाई मजा आई है भाई। अरे फिर कुल्लू का गाना वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सुनाओ ना। बहुत वो गा नहीं पाऊंगा उसमें। वो तू सुने तारा लाड़िए, अच्छा। तेरे लगा दौंदर चाव। क्या बात। हाँ, ये बेटी ने भी गाया धर्मेंद्र जी, लिखा उन्होंने धर्मेंद्र शर्मा जी ने। अच्छा, बहुत अच्छा गाना। ऐसे कई ऐसे गाने हैं जी जो वो माइलस्टोन गाने रहे जी। तो गुरुजी आजकल क्या चल रहा है? बस आजकल बस करते हैं छोटा मोटा गाना। हाँ, वो अब यूट्यूब वाले चला होता है आजकल सिस्टम, बस लोग आ जाते हैं कभी गाना रिकॉर्डिंग करने कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कराते हैं आजकल भी रिकॉर्डिंग। हाँ चलती रहती है। हाँ जी, करते रहते हैं। हाँ जी, सुनील राणा करके एक सिंगर है। हाँ जी, सुनील राणा जी बेचारे एक प्रोड्यूसर आते थे मेरे पास, अश्विनी गुप्ता कांगड़ा से। अच्छा। उनका काम करता था, धीरज शर्माना, ये दीक्षित आना, उनकी काफ़ी गाने किए यहाँ रिकॉर्ड, वर्षा कटोच, ये सब ये। तो वो लड़का मैंने सुना था उसको, फिर मैं उनको बोला रहा। अच्छा, वो करते थे फास्ट नंबर टाइप, पंजाबी टाइप, वो टिपिकल चंबयाज फोक गाता था जी। अच्छा जी। ओ मेरे को बहुत अच्छा लगता। मैं बोला अरे सड़क को दो आप चांस, बोलो जी वो ऐसा है ये है वो है। मैं कहा ये चंबा का इतना दुर्लभ फोक मैंने नहीं सुना। मैं कहा जो सुनाता है लड़का, उसने अपनी दादी बनी किससे सीखा हुआ पता नहीं, उनके घर में है ऐसा माल। फिर दिया इनको, फिर पता अब ना बोल गया कौन सी कैसेट है, फिर ये बनाई, फिर वो तो चली बड़ी बारी मारे, फिर उसका वीडियो बना, पहली कैसेट बहुत चली उसकी। फिर उनको फिर हौसला मिला, उनको जो थे प्रोड्यूसर थे ना, फिर उन्होंने रेगुलर उसको गवाया फिर जी, फिर उसकी वीडियोज भी बने काफ़ी जी, तो काफ़ी काम किया उसने। गुरुजी आजकल ओपन है, मतलब कोई किसी ने अगर म्यूजिक बनवाना हो तो आप मतलब आप ओपन हो, अभी कर रहे हो, छोड़ दिया? बिल्कुल करता हूँ काम। अच्छा, चल रहा है काम, चल रहा है, कोई काम पर अपने हिसाब से करते हो? हाँ, अपने करके। हाँ जी, कुछ आते हैं अब कुछ अपना गाना बना के ले आते हैं कि जी ऐसा गाना है करना, तो हम कर देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप इसमें इम्प्रोवाइजेशन करो, कुछ करो, तो वो भी कर देते हैं ऐसा है जी। तो चला हुआ जैसे भी काम आजकल चलते रहते हैं वो करते रहते हैं। फिर आजकल मतलब जो क्या हो कि मेरे जितने भी ये गाने नहीं सारे ये कैसेट फॉर्मेट से थे। अभी इतने गाने हैं 3-4 हज़ार गाना, वो कैसेटें खराब होने लगी है। तो सारे मेरे को बोले कि गुरुजी इनको आप यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते? हाँ, यूट्यूब इतने गाने बने हुए हैं, उनको जो तो खत्म हो जाएंगे। तो अब ये लड़का जो है रखा हुआ लड़का नहीं, अब ये इसको डाल रहा है जी। तो सोम SOM फोक स्टूडियो, आप यहाँ कैमरे पे बोल दीजिए कि सोम पे। हाँ, सोम फोक स्टूडियो, इसमें हमारे यूट्यूब पे ये चल रहा है। इसमें हमारे जो दुर्लभ गाने हैं शुरू से उनको डाल रहे हैं, तो उनको जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सोम करके SOM करके साउंड ऑफ माउंटेन्स, मतलब साउंड ऑफ माउंटेन्स करके गुरुजी का यूट्यूब चैनल है, जिसपे पुराने इतने बेशकीमती धरोहर हमारी वो देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बढ़िया, मैं तो खुद करूंगा भी इसके बाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करना है चैनल, और देखिए, सुनिए, समझिए। नहीं भी आता तो किसी अपने जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे समझिए कि ये क्या, इनका क्या मतलब हो रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। सो गुरुजी, एक तो ये नहीं रहा, नहीं तो दूसरी गल, हाँ जी, तुम्हारा टाइम देता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ठीक लगा? हाँ, चलो आप एक बार यूट्यूब चैनल इस पे बोल दिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्यार दे दो बस। हाँ, द हिमाचली पॉडकास्ट चैनल को प्यार दें और इसको सब्सक्राइब करें और घर घर पहुंचाएं प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि ये काम अनवरत बनता रहे, चलता रहे काफिला। है जी, हाँ जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, जगदम्बा राजी रखे बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। द हिमाचली पॉडकास्ट।